डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एक लंबे अंतराल के बाद सारी छुट्टियों को व्यतीत करने के बाद मिल रहे हैं और पुनः जो है मॉडर्न इंडिया में हम लोग जो बचे हुए खंड है उसको पूरा करेंगे। उसमें आज का पहला विषय जो हम लोगों का है, आज का विषय वह है एंग्लो अफगान रिलेशंस, आंग्ल अफगानिस्तान संबंध। जहां तक आंग्ल अफगान संबंध का प्रश्न है तो ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विदेश नीति से जुड़ा हुआ संबंध है। विदेश नीति से जुड़ा हुआ संबंध इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान के साथ संबंध स्थापित इसलिए अंग्रेजों ने किया क्योंकि अफगानिस्तान पर रूस का खतरा था और अफगानी शक्तियों ने, जो वहां के शासक वर्ग थे, उन लोगों ने अपनी भूमि को एक अंतर्राष्ट्रीय भूमि के रूप में परिणत कर दिया और इस कारण विवशतावश अंग्रेजों को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना पड़ा। अगर अंग्रेज अफगानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करते तो ये संभव था कि उनका भारतीय साम्राज्य पर खतरा मंडरा जाता और भारतीय साम्राज्य को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एंग्लो अफगान रिलेशंस है, जो आंग्ल अफगान संबंध है, वो अंग्रेजों का भारत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रतीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई बात है। और दूसरी बात इसमें आपको यह भी देखना है कि जो उस समय का अफगानिस्तान था और जो आज का अफगानिस्तान है उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अफगानिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि ये साम्राज्यों का कब्रिस्तान है, अर्थात यहां जो भी साम्राज्य आए उनका यहां जो है कब्र बन गया, यानी उसके लोग मारे गए और वहां से वापस बच करके नहीं आए। तो आज का जो क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें भी इसी चीज का दर्शन होगा। अंग्रेज गए तो बच करके नहीं आए वहां से, और वर्तमान समय में भी अमेरिका जो वहां गया तो वहां से बच करके नहीं आया एक लंबी लड़ाई के बाद। तो एक ऐसी भूमि है जिस भूमि में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के पीछे कारण था। कारण यह था कि ये एक ऐसा इलाका है जो बीहड़ पर्वतों और पठारों से भरा पड़ा है और इसके कारण से यहां जो लोग रहते हैं उन लोगों का जो व्यवसाय है एक प्रकार से वो आरंभ के काल से ही वो एक युद्धक व्यवसाय है, यानी युद्ध करना जो है इनका पेशा है। प्राचीन काल से आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो जो भी शासक वर्ग होता था इन्हीं क्षेत्रों से फौज की बहाली करता था। तो इस तरीके से युद्ध प्रवृत्ति का यहां पाया जाना उसके भौगोलिक परिवेश की देन है। और दूसरी बात यह कि इस क्षेत्र के अंदर जा करके कोई व्यक्ति चाहे कि हम लड़ करके वापस आ जाए तो जो भौगोलिक संरचना उस संरचना में यह संभव नहीं हो पाता है और चाहे वो शक्ति कितना भी शक्तिशाली हो उसे इन निहत्थों के आगे हार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये गोरिल्ला युद्ध के अभ्यस्त है, छुप करके वार करते हैं, तो उसमें बड़ी बड़ी शक्तियां जो है वो परास्त हो जाती हैं। और तीसरी बात इस भूमि की ये है कि यहां के लोग अधीनता स्वीकार करने के आदी नहीं है। ये अधीनता दोनों प्रकार की है। एक, कोई बाहरी शक्ति अगर आकर के उनको अपने अधीन बनाना चाहेगा तो उसके विरुद्ध सारे लोग एक हो जाएंगे, लेकिन यदि वो शक्ति चली जाएगी तो फिर वो आपस में भी किसी के अधीन नहीं होंगे, यानी उनका युद्ध आपस में भी शुरू हो जाएगा। तो ये अधीन नहीं होने की जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति के कारण भी अफगानिस्तान शुरू से ही युद्ध का अखाड़ा रहा है और इसी क्षेत्र से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो आक्रमण हुए और साम्राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि तुर्क लोग आए तो इसी क्षेत्र से आए, मुगल लोग जो आए वो थे दूसरे जगह के, तुर्क भी दूसरी जगह के थे,
लेकिन एक लंबे समय तक अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहे, उसके बाद भारत पर उनका आक्रमण हुआ। तो इस तरीके से ये बात साबित हुई कि अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो युद्ध मनोवृत्ति का जन्मदाता है। वहां के लोग युद्धक होते हैं और उनका व्यवसाय ही युद्ध करना होता है। तो इसी कंटेक्स्ट में हम लोग मॉडर्न इंडिया में एक टॉपिक आता है एंग्लो अफगान रिलेशंस। क्योंकि अंग्रेजों का संबंध सभी भारतीय शक्तियों से हुआ था, उसी में एक बॉर्डर एरिया का जो राज था अफगानिस्तान, उससे भी अंग्रेजों का संपर्क हुआ और उसी से एंग्लो अफगान रिलेशंस का उदय होता है, अध्ययन का विषय बनता है। तो अब हम विस्तार से उसका अध्ययन करने जा रहे हैं कि आखिर क्या इस रिलेशंस में था। तो इसमें हम पाते हैं सबसे पहले कि अफगानिस्तान जो था और सिंधु नदी, इसको आप गौर से देखिएगा, अफगानिस्तान प्लस सिंधु नदी, तो ये दोनों जो थी वो भारत का उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता था। उत्तर पश्चिमी सीमा बनाता था, सीमा का निर्धारण करता था। ठीक है, अब थोड़ा इसको आप देख लीजिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कि देखिए ये जो है हमारा इंडिया है, ठीक है, ये अफगानिस्तान का इलाका है ना। ये वाला जो इलाका है यहां से अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, और ये जो है वो आपको सिंधु नदी है। ठीक है, तो ये जो अफगानिस्तान का इलाका है, तो यहां से हिंदू कुश पर्वत निकल रहा है। कौन? हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत का इलाका है ये, और उसके बाद इधर आता है तो मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग में ये जो नदी है सिंधु नदी, ये सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से भारत में पश्चिम की ओर से आने पर, जो वेस्टर्न साइड से हम लोग आएंगे या कोई भी विदेशी शक्ति आएगी, तो इसको दो बैरिकेडिंग पार करना पड़ेगा, एक हिंदू कुश को और दूसरा सिंधु नदी को, तभी वो भारत में प्रवेश कर सकता है। और ये दोनों क्षेत्र जो था, यानी अफगानिस्तान और सिंधु नदी, ये भारत के लिए एक प्राकृतिक पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता था। तो मैप में आपने देख लिया इस चीज को। अब देखिए कि ये जो उत्तर पश्चिमी सीमा था भारत के लिए, ये प्राचीन काल से ही काफी महत्वपूर्ण था। और प्राचीन काल से महत्वपूर्ण क्यों था वो जान लीजिए। कि प्राचीन काल से महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत में घुसने का एक सामान्य जो रास्ता था, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि भारत में आक्रमण हो सकते थे प्राचीन काल में, तो वो पश्चिम के मार्ग से। क्यों पश्चिम के मार्ग से? कि बाकी जो तीन ओर था भारत, वो समुद्र से घिरा हुआ था। तो उस समय सामुद्रिक शक्ति इतनी नहीं बन पाई थी किसी भी साम्राज्य के पास कि वो बड़े बड़े जहाजों से फौज को लाए और किसी भी देश में समुद्र के रास्ते से जो है आक्रमण करे। व्यापारी आ सकते थे, लेकिन युद्ध के लिए सेना नहीं आ सकती थी, क्योंकि सेना के लिए बहुत सारी सामग्रियों, बहुत बड़ी संख्या की आवश्यकता पड़ती है, और उतना जो है वो उतना बड़ा जहाज उस समय बनता नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में जो दक्षिणी भाग हमारा था वो पूरी तरीके से जलों से घिरा होने के कारण सुरक्षित था। जो पूर्वी भाग था, उस पूर्वी भाग में अराकान की पहाड़ी थी, पहली बात तो ये। दूसरा जो इलाका था वो पूरा घने जंगलों से भरा हुआ था। जो अभी का उत्तर पूर्वी क्षेत्र देखते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये सब आता है,
तो आज भी ये बीहड़ इलाका है, उस समय तो और ज्यादा रहा होगा। साथ ही साथ पूर्वी भाग में कोई ऐसी शक्ति का उदय भी नहीं हुआ कि जिसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार था। जो बर्मा या म्यांमार का इलाका देखते हैं, ये थाईलैंड का इलाका नीचे में देखते हैं, इन लोगों में कभी साम्राज्यवादी शक्तियों का उदय नहीं हुआ। राजा हुए, लेकिन उन राजाओं का उद्देश्य जो था वो अपने देश से हटकर दूसरे देश पर कब्जा करना नहीं था। तो भौगोलिक बाधाओं और महत्वाकांक्षाओं की कमी के कारण जो पूर्व क्षेत्र से था, आक्रमण की संभावना नहीं थी। अंग्रेजों के समय में थोड़ा सा हुआ, वो हम अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन बाकी कभी भी भारत पर आक्रमण की संभावना पूर्व से नहीं रही। भारत पर प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक जो भी आक्रमण हुए वो सब पश्चिम की ओर से हुए। इसीलिए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा जो है हमेशा महत्वपूर्ण रहा। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, सबसे पहला आक्रमण हुआ ईरानियों का, किस तरफ से हुआ तो पश्चिम की तरफ से हुआ। दूसरा आक्रमण हुआ यूनानियों का, सिकंदर का, किस तरफ से हुआ तो पश्चिम की तरफ से हुआ। इसके बाद और भी बहुत सारी जातियां आई, जैसे कुषाण आए, शक आए, हून आए, पहलव आए, तुर्क आए, मुगल आए। ये सब के आने का मार्ग कहां से था तो पश्चिम की ओर से। एक भी विदेशी जातियां न ही समुद्री रास्ते से आई और न ही जो है वो पूर्वी भाग से। हाँ, आधुनिक काल का समय जब निकट आया तो जो यूरोपीय शक्तियां थी उनका आगमन समुद्री रास्ते से हुआ। क्यों हो पाया कि इस समय तक यूरोप में नौ परिवहन का विकास हो चुका था, बड़ी बड़ी जहाजें बनने लगी थी। खासतौर से पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो ऐसी परिस्थिति में आधुनिक काल जब शुरू हुआ यूरोप में, तब भारत पर आक्रमण जो यूरोपीय शक्तियों के द्वारा हुआ वो जल मार्ग से हुआ। लेकिन यूरोपीय शक्तियों या आधुनिकता के उदय से पहले भारत में जितने भी आक्रमण होते हैं वे सब के सब उत्तर पश्चिमी सीमा से होते हैं। क्लियर? ये क्लियर कट कंसेप्ट है। और ऐसी परिस्थिति में अफगानिस्तान और सिंधु नदी का काफी महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि जो हिंदू कुश पर्वत था उस पर्वत को सिर्फ दर्रों से ही पास किया जा सकता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण दर्रा जो था खैबर दर्रा था, और वो दर्रा स्थलीय था। बाकी बोलन, टोची, ये सब 250 दर्रों का विवरण है, लेकिन और सब दर्रे जो थे वो नदी उससे निकली है। दर्रा है लेकिन रोड नहीं है, नदी है। रोड है जिससे आप बाहर से आ सकते हैं, वो खैबर था। इसीलिए खैबर से ही अधिकांश आक्रमण जो है वो होते थे, आक्रमणकारी होते थे। तो अगर उस पर किसी का कब्जा हो गया तो फिर उस आक्रमण जो पश्चिम क्षेत्र में होने की संभावना थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाती थी। तो ये हमने आपको इसलिए इतना विस्तार से बताया कि आप इस चीज को महसूस कीजिए कि भारत प्राकृतिक रूप से प्राचीन काल से सभी ओर से सुरक्षित था, सिवा उत्तर पश्चिम से। इसीलिए जो उत्तर पश्चिम सीमा है जो निर्धारित हुई वो काफी प्राचीन काल से महत्वपूर्ण था। और इस सीमा की सुरक्षा के लिए जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी, इसकी सुरक्षा हेतु स्पष्ट नीति अपनाई गई। तो स्पष्ट नीति सबों ने अपनाया, जैसे मौर्य वंश ने भी अपनाया, गुप्त वंश ने भी अपनाया, तुर्क वंश ने भी अपनाया, और मुगल वंश ने भी अपनाया, है ना। और इन सभी के बारे में हम लोग पूर्व के क्लास में पढ़ चुके हैं कि इतना महत्वपूर्ण था कि अगर उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र को जिसने भी ध्यान नहीं दिया, उस वंश का समापन हो गया विदेशी आक्रमण के कारण। इसलिए जितने भी प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक कोई भी वंश ने शासन किया हो, सभी ने उत्तर पश्चिमी सीमा नीति पर ध्यान दिया। ठीक है। अब देखिए कि ये जो सीमा था ये अंग्रेजों के समय में काफी महत्वपूर्ण हो गया।
ठीक है, समय में काफी महत्वपूर्ण हो गया। अब क्यों हो गया महत्वपूर्ण भाई? तो इसके महत्वपूर्ण होने के पीछे कुछ कॉज थे। जैसे पहला कॉज ये था कि रूस की महत्वाकांक्षा थी। दूसरा, ज़मान शाह की महत्वाकांक्षा थी। और तीसरा कि भारतीय शासक जिसमें टीपू सुल्तान शामिल था, नासिरुल मुल्क शामिल था, और एक और शक्ति थी वजीर अली। ये जो भारतीय शक्ति थी, इनका ज़मान शाह के साथ संबंध था। ठीक है, अब देखिए पूरी चीज को थोड़ा भरी, अब देखिए पूरी चीज को समझिए कि अंग्रेजों ने क्यों अफगानिस्तान के प्रति नीति का निर्धारण किया। ठीक है, ये तो पहले बताया कि क्यों इंपॉर्टेंस है उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र। अब दूसरा खंड में आइए कि अंग्रेजों के समय में ये उत्तर पश्चिमी सीमा क्यों महत्वपूर्ण हो गया, अफगानिस्तान क्यों महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, तो उसके लिए हमने 3 कारण बताए। एक, रूस की महत्वाकांक्षा। तो यहां पर चूंकि बोर्ड पे जगह भी बहुत कम है और आपको चूंकि वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, तो यहां पर सिर्फ रूस की महत्वाकांक्षा ही लिखेंगे। लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको कि रूस की महत्वाकांक्षा क्या थी, तभी ये चीज याद होगा। रूस आखिर अफगानिस्तान में क्यों इंटरेस्ट ले रहा था और इसके क्या नतीजे हो सकते थे, क्या परिणाम हो सकता था। अंग्रेज क्यों रूस के सक्रियता से डर रहा था अफगानिस्तान में। अंग्रेजों का उद्देश्य अफगानिस्तान पर कब्जा करना नहीं था, लेकिन अंग्रेज क्यों अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड हुआ। आप आगे का हिस्ट्री पढ़ेंगे देखेंगे कि अंग्रेजों ने जितने भी भारत में साम्राज्यवादी नीति अपनाई, हर में उसको फायदा हुआ, धन का भी फायदा हुआ, क्षेत्र का भी फायदा हुआ। लेकिन अफगानिस्तान में जो नीति अपनाई उसमें धन की भी हानि हुई, जन की भी हानि हुई और क्षेत्र की भी हानि हुई। अफगान युद्ध अंग्रेजों के लिए हर एतबार से जो है वो हानिकारक साबित हुआ, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के प्रति अंग्रेज क्यों सक्रिय रहे, कंपनी क्यों सक्रिय रही, ये एक प्रश्न है। तो उस प्रश्न के पीछे 3 कॉज जो बताए हैं, उन 3 कॉजों का थोड़ा बैकग्राउंड जानिए, तब बात समझ में आएगी। द एम्बिशन ऑफ रशिया क्या था, रूस की महत्वाकांक्षा क्या थी। तो देखिए, रूस इस समय, जिस समय का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं 19वीं शताब्दी का, वो उलझा हुआ था बाल्कन क्षेत्र में। बाल्कन क्षेत्र यूरोप का एक क्षेत्र था जो आगे चल करके प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के लिए उत्तरदायी होगा। अब आपको समझना है कि बाल्कन क्षेत्र में हुआ क्या, थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि यहां टॉपिक समझ में आए कि बाल्कन क्षेत्र में 19th सेंचुरीज में एक चीज उभर करके आई और वो थी राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का जन्म 18वीं शताब्दी में ही हो चुका था नेपोलियन के द्वारा यूरोप में, लेकिन बाल्कन क्षेत्र में यह राष्ट्रवाद 19वीं शताब्दी में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और महत्वपूर्ण क्यों हुआ
कि यूरोपीय राष्ट्रों ने इसको हवा दी। जो बाल्कन क्षेत्र था वो क्षेत्र वास्तव में तुर्की के अधीन शासित था। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया था जो मुसलमानी खिलाफत था, और बाल्कन में जो जितने लोग थे वो नन मुस्लिम थे। शासक मुसलमान था, प्रजा गैर मुस्लिम थे, यानी नन मुस्लिम्स थे। और नन मुस्लिम में भी एक रूप के नहीं थे, सब ईसाई ही, लेकिन भाषा और जाति के आधार पर ये बटे हुए थे। और आपको पता है कि धर्म के स्थान पर भाषा ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है, ज्यादा लोग उसको महत्व देते हैं। भाषा की एकता काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जाति की एकता काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहां धर्म प्रभावी नहीं था, यहां जाति प्रभावी थी। जैसे सलाव जाति रहती थी, जर्मन जाति रहती थी, सर्ब जाति रहती थी। और ऐसी परिस्थिति में जो सलाव जाति थी वो रूस की जाति थी, यानी रूस सलाव बहुल क्षेत्र था। तो रूस की यह नीति थी कि बाल्कन क्षेत्र में जितना सलाव बहुल क्षेत्र है उसको रूस में मिला लिया जाए। जर्मन जो जाति थी उसके लिए जर्मनी प्रयत्नशील था कि हम इसको आप अपने में मिला लेंगे, यानी बंटवारा करना चाहते थे बाल्कन क्षेत्र का यूरोपीय शक्तियां। लेकिन ब्रिटेन की नीति इन सभी के विपरीत थी। फ्रांस, रूस, जर्मनी ये सब बाल्कन को बांटना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन बाल्कन को की यथास्थिति बरकरार रखना चाहता था। ब्रिटेन चाहता था कि बाल्कन में राष्ट्रीयता के आधार पर विभाजन नहीं हो। क्यों ब्रिटेन ऐसा चाहता था? इसलिए चाहता था कि यदि राष्ट्रीयता के आधार पर बाल्कन का विभाजन होगा तो उससे रूस, फ्रांस और जर्मनी मजबूत होगा, और जैसे ही रूस, फ्रांस, जर्मनी मजबूत होगा तो उससे हमारे साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जो हमारा एक इतना विशाल साम्राज्य है उसमें भारत भी एक बड़ा साम्राज्य है, तो यूरोपीय शक्तियां कमजोर रहें ये हित में था किसके? ब्रिटेन के। इसलिए ब्रिटेन ये पॉलिसी अपना रहा था कि वो तुर्की का समर्थन कर रहा था कि तुर्की एक यूरोप का बीमार व्यक्ति हो चुका था, लेकिन ब्रिटेन चाहता था कि तुर्की का साम्राज्य छिन्न भिन्न न हो। जो बाल्कन का क्षेत्र है वो तुर्की के अधीन ही बना रहे, क्योंकि अगर तुर्की कमजोर हो जाएगा तो फिर कौन मजबूत होगा? रूस मजबूत होगा, फ्रांस मजबूत होगा, जर्मन मजबूत होगा। और इन शक्तियों के मजबूत होने का अर्थ क्या होगा? कि ब्रिटिश साम्राज्य पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आई इतना? तो इसलिए ब्रिटेन को तंग करने के लिए रूस ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना शुरू किया। रूस का उद्देश्य अफगानिस्तान में साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। रूस का उद्देश्य क्या था? कि अफगानिस्तान में अपना प्रभाव जमा करके ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य को अस्थिर करना, यह रूस की महत्वाकांक्षा थी। तो ऐसे में क्या होता? ब्रिटेन ना चाहते हुए भी अफगानिस्तान के मामले में उसको हस्तक्षेप करना पड़ता, और ऐसी परिस्थिति में उसने हस्तक्षेप किया। बात समझ में आ रही? अब देखिए दूसरा काउस जो था कि ज़मान शाह की महत्वाकांक्षा, थोड़ा इसको समझिए, क्योंकि यहां पर जो है वो डिटेल्स में आप नहीं जाइएगा तो इतने पक्ष यहां उभर करके आएंगे आगे कि आपको नाम ही याद नहीं रहेगा। इसलिए अच्छा है कि शुरू से बातों को जाना जाए, सिस्टम के तहत बातों को जाना जाए। तो हम इसको ज़मान शाह की महत्वाकांक्षा को सिर्फ एलोब्रेट करने के लिए आपको ये बात बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान की पूर्ववर्ती स्थिति क्या थी। तो अफगानिस्तान के माध्यम से जो आक्रमण होना शुरू हुआ व्यापक पैमाने पे, वो सबसे पहला आक्रमण हुआ
18वीं शताब्दी में 1739 ईस्वी में किसका आक्रमण हुआ? नादिर शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है और नादिर शाह एक काफी ज्यादा प्रभावशाली आक्रमणकारी था। आपने देखा कि भारत से बहुत सारी चीजें लूट कर ले गया, बहुत ज्यादा हत्याएं की। उसमें मोहम्मद शाह का शासन था, मुगल वंश शासक था वो। अब जब उसकी मृत्यु हुई, किसकी? नादिर शाह की, तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में उसका गवर्नर था उसके पीरियड में। उसकी मृत्यु के बाद यह स्वतंत्र शासक बन गया और फिर अहमद शाह अब्दाली का कंटिन्यूअस भारत पर आक्रमण होता है। लगभग 7 आक्रमण किए थे अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने ही मराठों को पराजित किया था। आपको 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत के तृतीय युद्ध। उसके बाद भी पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद भी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होते रहे। लगभग 2 आक्रमण हुआ। तो इस तरीके से अहमद शाह अब्दाली एक ऐसा आक्रांता था जिसने उत्तर पश्चिमी सीमा को पूरी तरीके से रौंद डाला। जब इसकी मृत्यु हुई 1773 ईस्वी में, तो 1773 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी था वो 1773 से 93 ईस्वी तक तैमूर शाह बना। ठीक है, तो तैमूर शाह काफी, रखिए उसको, तैमूर शाह काफी योग महत्वाकांक्षी नहीं था। अहमद शाह अब्दाली के बाद कौन बना? तैमूर शाह बना। तो ये काफी महत्वाकांक्षी शासक नहीं था, इसलिए इसके पीरियड में कोई खतरा नहीं था भारत को। कब? 1773 से 1793 तक। क्लियर? 93 में जब वो मरा तो उसका बेटा यानी अहमद शाह अब्दाली का पोता जमान शाह बना और जमान शाह काफी महत्वाकांक्षी था। अहमद शाह अब्दाली से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी था, लेकिन जमान शाह को आंतरिक गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। इसलिए 1793 में गद्दी पर तो बैठा, लेकिन 1800 ईस्वी तक आते आते उसको स्थानीय गृह युद्ध के कारण जो है वो अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और यहां आकर करके लुधियाना में अंग्रेजों के शरण में आ गया जमान शाह। और वहां अफगानिस्तान में शाह सुजा बैठ गया जो इसका भाई था जमान शाह का। क्लियर? अब देखिए तीसरा कि भारतीय शासक की महत्वाकांक्षा। तो टीपू सुल्तान तो जान रहे हैं मैसूर का शासक था। दूसरा नासिरुल मुल्क जो था वो बंगाल का नवाब था। और वजीर अली कौन था? तो ये अवध का निर्वासित नवाब था। आपको एंग्लो अवध रिलेशन पढ़ा रहे होंगे तो सुजाउद्दौला के आसफुद्दौला की जब मृत्यु हुई तो उसके बाद झगड़े शुरू हुए इन लोगों के बीच में। तो कौन वजीर अली बनना चाहता था? अवध का नवाब। तो हेस्टिंग्स ने क्या किया कि आसफुद्दौला को बना दिया अवध का नवाब। इसको कहां भेज दिया था? बनारस दे दिया था। इसको याद पड़ रहा है आपको? बनारस वजीर अली के अधीन कर दिया था। तो वजीर अली की महत्वाकांक्षा थी कि अंग्रेजों ने हमसे सत्ता छीना है अवध का, हमें एक छोटा सा क्षेत्र दे करके खुश कर दिया है। तो ये तीनों शक्तियां, और नासिरुल मुल्क जो बंगाल का था वो द्वैत शासन से काफी आक्रांत था। तो ये तीनों शक्तियां किससे? जमान शाह से संबंध बनाए हुई थी। और तीनों का गठजोड़, चारों का गठजोड़ इस बात पर था कि हम लोग सम्मिलित शक्ति यदि आक्रमण करें अंग्रेजों पर तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कर सकते हैं। तो यह तो बहुत बड़ा चैलेंज था। और इसका जो प्लॉट तैयार हो रहा था वो कहां तैयार हो रहा था? तो अफगानिस्तान से। तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों के लिए संभव यह नहीं था कि अफगानिस्तान के प्रति निष्क्रियता की नीति अपनाए। ना चाहते हुए भी इन 3 कारणों से अंग्रेजों को अफगानिस्तान के प्रति नीति अपनानी पड़ी। अब बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन नहीं?
तो दो बातें आपने पढ़ी, एक अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस उत्तर पश्चिमी सीमा के क्षेत्र में, और दूसरा ये कि अंग्रेजों ने क्यों वहां हस्तक्षेप किया। तो उसके 3 कॉज मैंने आपको बताया। दिमाग में पूरी बात चली गई। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखना यह है कि साहब अंग्रेजों ने दो प्रकार की नीति अपनाई अफगानिस्तान के प्रति। नीति तो उनको अपनानी थी, लेकिन यह नीति का एक रूप नहीं रहा, वे नीति का 2 रूप रहा। ठीक है, और पहले इसको हम लोग समझते हैं। एक नीति को बोलेंगे अग्रगामी नीति, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक है, जहां पर नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। और दूसरा था निष्क्रियता की नीति। जगह कम है इसलिए हम निष्क्रिय नीति लिख देते हैं। आइसोलेटेड पॉलिसी, और भी कोई नाम दे सकते हैं। अब देखिए इस नीति के मीनिंग्स क्या थे। आखिर अग्रगामी नीति जो हम कहते हैं, इसका क्या अर्थ था, समझे। तो इसका अर्थ यह था कि अफगानिस्तान की विदेश नीति का निर्धारण, ठीक है, निर्धारण, और निष्क्रियता में था कि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करना। ठीक है, देखिए इसको ही भरिए। अब देखिए ये दोनों नीति का क्या मतलब था। अग्रगामी नीति का अर्थ ये हुआ कि अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ कि हम अफगानिस्तान को यूं ही नहीं छोड़ सकते, और अगर अफगानिस्तान के प्रति हम लोग सक्रिय नीति नहीं अपनाएंगे तो रूस वहां पहुंच जाएगा, और रूस जब पहुंच जाएगा तो हमारे भारतीय साम्राज्य पे खतरा हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि रूस क्यों पहुंच जाएगा, ऐसे ही पहुंच जाएगा, नहीं, बल्कि अफगानिस्तान की जो राजनीतिक परिस्थितियां जमान शाह के समय में उत्पन्न हुई थी, वो गृह युद्ध की हुई थी। वहां बहुत सारे दल थे जो अफगानिस्तान के सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। तो उसमें जो सत्ता पक्ष था, जैसे जमान शाह था तो उसको हटा दिया गया वहां से, तो फिर दूसरा वहां बैठ गया, तो उसके विरोध में भी कोई वहां व्यक्ति खड़ा हो गया। तो डर इस बात का था कि रूस से वहां के शासक का विरोधी अगर मिल गया तो रूस का वहां प्रवेश हो जाएगा, और रूस का यदि प्रवेश हो जाएगा तो फिर हमारे भारतीय साम्राज्य को खतरा हो जाएगा। तो अफगानी आपस में लड़ रहे हैं, ये अंग्रेज के लिए समस्या नहीं था। अफगानी के आपस में गृह युद्ध के कारण परिस्थिति ये बन रही थी कि रूस वहां प्रवेश कर रहा था, और रूस के प्रवेश करने के कारण अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य को खतरा था। इसलिए अंग्रेजों का उद्देश्य यह था कि अफगानिस्तान में रूस प्रवेश नहीं करे।
अफगानिस्तान में रूस प्रवेश नहीं करे, इसलिए अंग्रेजों का उद्देश्य यह था कि हम अफगानिस्तान पर कब्जा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के विदेश नीति का निर्धारण करना चाहते हैं। क्लियर? अंग्रेज अफगानिस्तान में कब्जा करना नहीं चाहते थे, अंग्रेज अफगानिस्तान के विदेश नीति को निर्धारित करना चाहते थे। और इसके लिए उसने दो तरीके अपनाए। एक कि हम जैसे बोले वैसे वहां का अमीर करे, वहां के शासक को अमीर बोला जाता था। जैसे भारत के शासक को राजा बोलते थे, तो अफगानिस्तान के शासक को क्या बोलते थे? अमीर। तो अमीर हमारे अनुरूप जो है वो विदेश नीति निर्धारित करे, अगर कर लेगा तो कोई बात नहीं है, और यदि नहीं करेगा तो हम सैनिक शक्ति के बल पर उससे उसकी विदेश नीति निर्धारित करवाएंगे। तो चाहे मन से करे, चाहे सैनिक शक्ति के बल पर करे, ये दोनों तो प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी ना, फॉरवर्ड पॉलिसी थी अंग्रेजों की। तो रूसी हस्तक्षेप से बचने के लिए अंग्रेजों ने अग्रगामी यानी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि अंग्रेजों को लगा कि हम लोगों के पास जो रूस का भय है वो गलत है। रूस का उद्देश्य है क्रीमिया में, यूरोप में, वो इतना दूर क्यों आएगा? तो इसलिए हम लोग जो ये सोच लेते हैं कि रूस यहां पहुंच जाएगा, ये गलत है। इसलिए हम लोग को अफगानिस्तान के मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। तो एक फेज ऐसा है, एक ड्यूरेशन ऐसा आया जिसमें अंग्रेजों ने ये पॉलिसी अपनाई। तो जब ये सोचा तो उसने उस समय अफगान में बड़े पैमाने पे गृह युद्ध चल रहा था। अब बहुत सारा पक्ष अंग्रेजों के पास आ रहे थे कि हमारा साथ दीजिए, लेकिन उस समय चूंकि अंग्रेजों की नीति निष्क्रियता की थी, इसलिए किसी का साथ नहीं दिया। तो एक समय ऐसा था कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के प्रति आइसोलेटेड पॉलिसी अपनाई, साथ नहीं दिया किसी का, कोई हस्तक्षेप ही नहीं किया। तो इसलिए अंग्रेजों ने जो है दो प्रकार की नीतियों का पालन किया। अब देखिए, ये तो एक्सप्लेन किया हमने नीतियों पर, लेकिन इसको कार्यात्मक रूप से आप अच्छा तब समझिएगा जब गवर्नर जनरल के नाम के साथ इसको पढ़िए। तो ये जो नीति थी इसमें 3 गवर्नर जनरल जुड़े हुए हैं, ये जो नीति थी इसमें भी 3 गवर्नर जनरल जुड़े हुए हैं। तो उसको जरा समझ लीजिए, तब आपको अच्छा लगेगा। इसमें जो है वो जो संबंधित गवर्नर जनरल है वो ऑकलैंड है। इसका काल क्या था साहब? तो 1836 से 42। उसके बाद दूसरा जो काल था वो एलनबरो का था। इसका काल क्या था साहब? तो 1842 से 44। और तीसरा जो गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड लीटन। इसका पीरियड क्या था साहब? तो 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक। ठीक है। अब ये जो निष्क्रियता की नीति अपनाई उसमें कौन कौन गवर्नर जनरल थे? तो सबसे पहले था लॉरेंस। इसका पीरियड क्या था? तो 1863 से 69। इसमें दूसरा था लॉर्ड मेयो। इसका पीरियड क्या था? तो 1869 से 72। और उसके बाद नॉर्थब्रोक। इसका पीरियड क्या था? तो 72 से 76। ठीक है। मतलब ऑकलैंड, एलनबरो और लीटन, इनके द्वारा जो है वो अग्रगामी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई, और लॉरेंस, मेयो और नॉर्थब्रोक इसके द्वारा निष्क्रियता की नीति अपनाई गई। ठीक है। अब देखिए, इस परिवेश में ये दोनों नीतियां होते हुए अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ 3 लड़ाइयां लड़ी।
3 एंग्लो अफगान हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो ऑकलैंड और एलनबरो था, कौन? ऑकलैंड और एलनबरो। इसको दूसरे रंग से कर देते हैं। ये ऑकलैंड और एलनबरो था, इसके पीरियड में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि आप मान लीजिए 36 से लेकर 44 तक, इसी के बीच में ये युद्ध हुआ। और रिपन के समय में, अब रिपन का काल क्या है? 76 से 80। इसका मतलब ये हुआ कि रिपन से पहले ये तीन लोग आए। तो फर्स्ट आंग्ल अफगान युद्ध के बाद अंग्रेजों ने निष्क्रियता की नीति का पालन कर दिया। क्लियर। उसके बाद लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। और लिटन जब चला गया तो उसके बाद तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। इसका कोई बहुत काफी महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अंग्रेजों ने जो है वो बहुत दूसरी प्रकार की मित्रता, हल्की फुल्की लड़ाई, फिर मित्रता, इस तरह की नीति अपनाई। क्योंकि जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है उसी में यह साबित हो गया था कि ये अफगानी किसी से डरने वाले नहीं हैं और हम उसमें जितना हस्तक्षेप करेंगे हमें लाभ के स्थान पर हानि ही होना पड़ेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए साहब, अगला हम आपको जो पढ़ाना चाहते हैं वो ये कि ऐसी परिस्थिति में, ये सब तो हम लोग कुल 3 खंड अभी तक देखा है। अब चौथे खंड पर आते हैं, तब युद्ध शुरू करेंगे। ठीक है। अब चौथा खंड क्या है कि अफगान की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति। ठीक है ना। अब अफगानिस्तान की स्थिति क्या थी कि यहां का जो शासक था, इस शासक की जो उपाधि थी वो अमीर की थी। किस चीज की? अमीर। जैसे भारत में बोलते थे राजा, यहां जगहों पे अलग अलग, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बोलते थे, तो अफगानिस्तान में जो है उस समय शासक को क्या बोलते थे? अमीर बोलते थे। तो अमीर जो है वो अधीन था। क्या था? अधीन था। किसके अधीन था? तो दल के अधीन था। तो वहां 2 प्रकार के दल थे अफगानिस्तान में। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ये अलग से आपको जानना काफी जरूरी है। एक जो दल था उसको हम लोग बोलते थे सदोजाई दल। सदोजाई दल। और दूसरा को बोलते थे बरकजाई दल। अब सदोजाई दल क्या था? ये शासक वर्ग का दल था। ठीक है। और बरकजाई जो था ये सामंत वर्ग का दल था। इसका नेता पायंदा खां था। ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिए। सदोजाई और बरकजाई ये 2 दल अफगानिस्तान में थे। अमीर चाहे जो रहे, ये दोनों दल का अस्तित्व रहता था। अब देखिए दोनों दल की क्या भूमिका थी।
जो सदोजाइयों का दल था वो शासक वर्ग का दल था। शासक वर्ग का मतलब यह हुआ कि एक अमीर बन गया तो उसके महल में या उसके रिश्तेदार बहुत सारे हैं, एक तो नहीं, अकेले तो होगा नहीं, उसके भी भाई होंगे, उसकी भी बीवी होंगी, बीवी का भी रिश्तेदार होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उन शासक वर्ग का जो दल था, माने जो घरेलू लोग थे, उन लोगों में ही महत्वाकांक्षा जाग जाती थी। तो इस तरीके से शाही दल भी गुटबाजी में बटा हुआ रहता था। तो शाही दल सक्रिय राजनीति में भाग लेता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि ज़मान शाह शासक था, तो वो शाही दल के षड्यंत्र के कारण ही वहां से भागा 1800 ईस्वी में। तब शाह शुजा उसी का भाई था जो बना, इसका मतलब कि भाई जो था षड्यंत्र कर रहा था। तो सदजाइयों यानी शासक वर्ग का जो दल था वो भी काफी महत्वपूर्ण था। और साथ ही साथ बरकजाई यानी जो सामंत थे, जो शासक वर्ग नहीं थे, जो मंत्री के पद पर थे, ऑफिसर्स के पद पर थे और अलग अलग जातियों के थे, तो इन सबों का भी दल था जिसको हम लोग वहां की भाषा में बरकजाई दल के नाम से जानते थे। क्लियर? अब देखिए कि जो 19वीं शताब्दी का अफगानिस्तान है, क्या 19वीं सदी का जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, इसको थोड़ा देखिएगा, तब हम आगे पढ़ाते हैं आपको कि ये अंतर्विरोधों का केंद्र था। ये अब यहां पर भी आपको समझना होगा बहुत सारी बातें। इसको अगर बढ़िया से आप सब समझ जाइएगा तो आप पूरा एंग्लो अफगान रिलेशन समझ जाइएगा। यहां पर अंतर्विरोध क्या था वो समझिए। तो जैसे अंग्रेज थे, दूसरा में ज़मान शाह था, तीसरा में शाह शुजा था, चौथा में रंजीत सिंह था, और पांचवा में दोस्त मोहम्मद था। तो इन सभी के कारण ये अंतर्विरोध का केंद्र बन गया था अफगानिस्तान 19वीं सदी। माने इतने सारे लोगों का हित अफगानिस्तान में था। अब देखिए बारी बारी से देखिए क्या हित था, तब आपको अफगान पॉलिसी पूरी अंग्रेजों की समझ में आ जाएगी। अंग्रेज का हित क्या था कि रूस वहां इंटरफेयर नहीं करे। ये तो पहले हमने समझा दिया है। अगर उसको डर था इसीलिए वो अग्रगामी नीति अपनाया। बाद में उसको एहसास हुआ कि बेकार हम डर रहे हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, रूस आएगा ही यहां नहीं, तो वो निष्क्रिय हो गया वो। ठीक है ना। अब आइए, ज़मान शाह शाह शुजा दोनों भाई हैं, और ज़मान शाह को शाह शुजा ने भगाया कब? 1800 में। फिर शाह शुजा को भी दूसरे जो तैमूर था, एक दूसरा ज़मान शाह का बेटा, उसने भगा दिया वहां से उसको। तो दोनों भाई लुधियाना में रह रहा था। इन दोनों की महत्वाकांक्षा क्या थी कि हम काबुल पर अधिकार करें। ठीक है। उसके बाद रंजीत सिंह का क्या था कि ये पेशावर इसके कब्जा में था, ये लाहौर कब्जा में करना चाहता था। यानी रंजीत सिंह अफगानिस्तान पर कब्जा करना चाहता था। और उधर दोस्त मोहम्मद कौन था? तो बरकजाई दल का नेता था। जब ये लोग ज़मान शाह और शाह शुजा लुधियाना में रह रहे थे तो वहां शासन कौन कर रहा था? दोस्त मोहम्मद। तो दोस्त मोहम्मद को खतरा किससे था? तो इसको रंजीत सिंह से भी खतरा था, और ज़मान शाह और शाह शुजा से भी खतरा था, और रूस से भी खतरा था उसको।
तो ऐसी परिस्थिति में वो अंग्रेजों से मदद चाह रहा था। तो इतने सारे पक्ष थे और हर पक्ष का अपना अपना हित था, और इसी हित के तहत जो है वो वहां अंतर विरोध पाया जा रहा था। और इस अंतर विरोध का प्रस्फुटन किस रूप में हुआ? तो एंग्लो अफगान वार के रूप में हुआ। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो अब हम जो है वो एंग्लो अफगान, इसको मिटाने दीजिए, तो एंग्लो अफगान वार को देखते हैं। ठीक है, ले लीजिए, स्नैप लेना चाहिए। अब देखिए, जो अभी तक हम लोगों ने एंग्लो अफगान के बारे में देखा वो सारी की सारी पृष्ठभूमि थी। अब हम एंग्लो अफगान वार पे आ रहे हैं कि एंग्लो अफगान जो 3 हुआ, जिसके बारे में अभी अभी हमने कहा, उसमें फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कैसे शुरू हुआ। तो देखिए, कहानी शुरू होती है कि जो अफगान का शासक था जमान शाह, ये आप जानते हैं कि 1793 से लेकर के 1800 ईस्वी तक क्या रहा? अमीर रहा अफगानिस्तान का, है ना, मतलब शासक रहा। और इसे बरगजाइयों ने, बरगजाई कौन थे आप पहले से जान रहे हैं। बरगजाइयों द्वारा क्या किया गया? अपदस्थ कर दिया गया। और अपदस्थ करने के बाद इसके स्थान पर शाह शुजा को बनाया गया, जो इसका भाई था। शाह शुजा जो है वो क्या बना? अमीर बना। तो शाह शुजा जो अमीर बना, तो ये 1800 से लेकर के, बल्कि 1803 असल डेट है, वो 1818 ईस्वी तक रहा। लेकिन इसने शाह शुजा ने क्या किया कि इसने बरगजाई नेता फतह खां की हत्या करवा दी। फतह खां जो कौन था? बरगजाई था। इसकी क्या करवा दी? तो हत्या करवा दी। अब इसका परिणाम यह हुआ कि विद्रोह हो गया, और इस विद्रोह में जो बरगजाई नेता था, जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद, क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद। ये अगला अमीर बना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जैसे जमान शाह या शाह शुजा, ये दोनों जो नाम आप देख रहे हैं, ये सदोजाई दल का था। सदोजाई के दल का मतलब कि शासक वर्ग का था। और इस ढंग से जब उसको फतह खां जो बदोजाई का था, जब उसकी हत्या करवा दी, तो क्या हुआ? बरगजाई नेता खुद एकत्र हो गए और इन लोगों को भगा दिया। और फिर दोस्त मोहम्मद जो क्या था? बरगजाई नेता था, वो खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी सदोजाइयों का कब्जा अफगानिस्तान पर से हट गया। अब किसका आ गया कब्जा? बरगजाई का। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये जो दोस्त मोहम्मद था, इसके सामने समस्या थी। समस्या 3 थी। पहला, गृह युद्ध का। दूसरा, रंजीत सिंह का। और तीसरा, रूस का। आप अच्छी तरीके से देखा पूर्व के व्याख्यान में कि बरगजाई जो था वो शासक वर्ग नहीं था।
इसने कब्जा कर लिया था, तो इसे डर किस बात का था? तो जो शासक वर्ग था यानी सदोजाई दल था, वो किसी भी समय इसको हटा सकता था। इसका मतलब कि गृह युद्ध की संभावना बनी हुई थी। निष्कंटक दोस्त मोहम्मद शासक नहीं था अफगानिस्तान का। साथ ही साथ रंजीत सिंह काबुल पर कब्जा करना चाहता था, जो अफगानिस्तान की राजधानी थी। काबुल पर कब्जा का मतलब क्या कि पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की आकांक्षा रंजीत सिंह रखता था। और तीसरा क्या कि रूस भी अफगानिस्तान में कब्जा करना चाहता था। तो इस कारण से जो है वो इसने ये जो कारण था, इन कारणों से जो दोस्त मोहम्मद था ऑकलैंड से सहायता मांगी। ठीक है, अब देखिए सहायता नहीं देने पर जो दोस्त मोहम्मद था, इसका झुकाव रूस की ओर हो गया और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप माने ये जो घटना घटी, इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक घटना घटती है कि 26 जून 1838 ईस्वी को 26 जून 1838 ईस्वी को शिमला समझौता होता है। क्या होता है? शिमला समझौता। और ये किसके बीच होता है? तो अंग्रेजों के, एक पक्ष अंग्रेज थे प्लस रंजीत सिंह और प्लस शाह सूजा या जमान शाह। ठीक है, और इन तीनों की जो सम्मिलित शक्ति थी, सेना ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण दो ओर से हुआ। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, तब बातें, हर बात हम लिखे नहीं है। यहां तक तो समझ गए थे कि दोस्त अली को ये 3 प्रकार की समस्या थी। एक, गृह युद्ध का, कैसे? तो वो बरकजाई था और पूर्व में शासन सदोजाइयों का था, इसलिए कभी भी जो है सदोजाई सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करते हुए गृह युद्ध होता। दूसरा, रंजीत सिंह काबुल जीतना चाहता था और काबुल अगर जीत जाता तो फिर इनकी सत्ता समाप्त हो जाती। तीसरा, रूस के आक्रमण का भय था। तो ऐसी परिस्थिति में इन कारणों से प्रेरित होकर के जो नया बदोजाई नेता था दोस्त मोहम्मद, उसने ऑकलैंड का काल आपको बता चुके हैं, 1838 से 42 तक था। तो इसके पीरियड में गवर्नर जनरल ऑकलैंड था, इससे उसने सहायता मांगी। अब यहीं पर हमने शॉर्ट किया है। सहायता क्या मांगी कि इसने कहा कि रंजीत सिंह के खिलाफ आप हमको हमारा साथ दीजिए ताकि हम पेशावर पर कब्जा कर लें। पेशावर रंजीत सिंह के कब्जा में था। ठीक है, ऑकलैंड की मजबूरी यह था कि वो रंजीत सिंह को रुष्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि रंजीत सिंह से उसके पूर्व में अमृतसर की संधि अंग्रेजों की हो चुकी थी, आप पढ़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में रंजीत सिंह को वो मित्र बनाए रखना चाहता था। उससे अस्थाई संधि हो चुकी थी रंजीत सिंह से, और रंजीत सिंह को अगर रुष्ट कर देता अंग्रेज, तो रंजीत सिंह की फौज बहुत बड़ी थी,
वो अन्य भारतीय शक्तियों से मिलकर करके अंग्रेजों के लिए एक नया चुनौती बन जाता। तो इसलिए पेशावर दिलवाने की मांग जो दोस्त मोहम्मद का था उसको ऑकलैंड नहीं माना। क्लियर? हालांकि ऑकलैंड ये चाहता था कि दोस्त मोहम्मद हमारा मित्र बना रहे। क्यों? क्योंकि वो रूस के पक्ष में नहीं थे। लेकिन दोस्त मोहम्मद ने जो शर्त रखी उस शर्त के आधार पर वो ऑकलैंड दोस्त मोहम्मद से दोस्ती नहीं चाहता था। नतीजा के तौर पर क्या हुआ कि उसने जब साथ नहीं दिया तब दोस्त मोहम्मद का झुकाव किसकी तरफ हो गया? रूस के तरफ। वो रूस के जो राजदूत था उसको बुला करके उससे भेंट की कि आप हमें इन सभी शक्तियों के साथ पक्ष में सहायता दीजिए। रूस तैयार हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में रूस का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होने लगा अफगानिस्तान में, तो ये फिर तीनों शक्तियों के लिए नुकसानदेह थी। तो प्रतिक्रिया क्या हुआ कि जो तीनों शक्तियां थी, अंग्रेज, रंजीत सिंह और शाह सूजा, इसने शिमला में मिलकर के 26 जून 1838 ईस्वी को एक समझौता किया कि हम लोग अफगान के खिलाफ जो है एक समृद्ध शक्ति के साथ जो है आक्रमण करें और दोस्त मोहम्मद की जगह पर शाह सूजा को जो है अफगान का शासक बनाए। यह शिमला समझौता में तय हो गया और इसके लिए दो ओर से आक्रमण किया गया। कितने ओर से? दो ओर से। एक आक्रमण जो है वो दक्षिण से किया गया और दूसरा आक्रमण उत्तर से किया गया। जो दक्षिण से आक्रमण किया गया उसमें कीन और कॉटन थे। कीन ये सब अंग्रेज थे, कॉटन प्लस शाह सूजा। ठीक है। और जो उत्तर की ओर था इसमें जो अंग्रेज थे उसमें कर्नल वेड, प्लस तैमूर, ये शाह सूजा का पुत्र था, प्लस रंजीत सिंह। अब देखिए दक्षिण उत्तर का जो बात है तो उसको थोड़ा समझ लीजिए। यहां पर फिर मैप को आपको देखना होगा कि यहां पर दक्षिण उत्तर का मतलब क्या हुआ कि ये आपका अफगानिस्तान था। इसका मतलब ये वाला भाग जो है वो दक्षिण हो गया और ये वाला भाग उत्तर हो गया। इसका मतलब क्या है कि शाह सूजा जो है वो इस ओर से जाएगा और शाह सूजा और रंजीत सिंह की फौज जो है इस ओर से जाएगी। तो इस ओर से जाएगी तो यहां पर काबुल है, ठीक है, और गजनी और कंधार ऊपर में है। तो अगर 3 पॉइंट पर कब्जा हो जाता है तो इसका मतलब यह हो गया कि अफगानिस्तान पे कब्जा हो गया। क्लियर? मैप माध्यम से आप समझ गए। अब देखिए कि इस ये जो फौज थी इन लोगों ने क्या किया कि काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल पर अधिकार कर लिया और ये जो फौज थी जो उत्तर दिशा से गई थी इसने किस पर? कंधार प्लस गजनी पर अधिकार कर लिया। तो इस ढंग से क्या हुआ कि 1838 ईस्वी में जो है वो अगस्त महीने में ये मतलब 26 जून की बात थी। ये घटना जो है 1 अगस्त 1838 ईस्वी को क्या हुआ भाई? तो पूरे अफगानिस्तान पर समृद्ध सेना का अधिकार हो गया। और उद्देश्य क्या था कि इस जीत के बाद विजयोपरांत
शाह शुजा को अमीर बनाया गया और इसके लिए अमीर बनाने के बाद विजय उत्सव निकाला गया, माने विजय का जुलूस। और जो निकाला गया तो के नामक एक अंग्रेज था, उसने इसकी तुलना जो है, इस विजय उत्सव की जो तुलना की है वो शव यात्रा से किया है। ठीक है। जीतने के बाद जो लक्ष्य था अंग्रेजों का कि हम शाह शुजा को गद्दी में बैठा दे, यानी सदोजाई गुट पूरा ये हो रहा है, बरगजाई गुट हट जाए, तो उसमें वो सफल रहा। लेकिन हुआ क्या कि गद्दी पर बैठाने के बाद जब इसका विजुअलास बनाया जा रहा था, जब इसकी यात्रा निकाली गई प्रोसेसन, तो उसमें कोई भी अफगानी नहीं था, सब सिर्फ अंग्रेज, रणजीत सिंह की फौज, ये सब थे। तो के जो था एक अंग्रेज, उसने इसकी यात्रा शव यात्रा से की कि तो ऐसा लग रहा है कि शाह शुजा जो है वो एक मरा हुआ आदमी है और उसका शव जा रहा है, क्योंकि कोई भी अफगानी उसमें शामिल नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों का जो जबरदस्ती अफगानिस्तान पर सत्ता थोपने का प्रयास था, उसका अफगानियों ने स्वीकार नहीं किया। अब इस घटना का, जिस दो घटना हमने आपको अभी भी वर्णन किया है, इसकी प्रतिक्रिया हुई, उपर्युक्त घटना की क्या हुई? उपर्युक्त घटना की प्रतिक्रिया हुई। और प्रतिक्रिया क्या हुई वो जानिए कि साहब, जो दोस्त मोहम्मद था, इसका पुत्र था अकबर खां। और इसके नेतृत्व में क्या हुआ? विद्रोह हो गया। इस विद्रोह में 16,000 अंग्रेज मारे गए, यानी कोई भी नहीं बचा। ठीक है। बहुत लंबी कहानी है। इसमें लंबी कहानी में मामला यह है कि जब ये विजयोत्सव मनाया गया तो ऑकलैंड जो है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ ऑकलैंड को। अंग्रेज युद्ध जो करते थे तो उसमें मॉनेटरी फायदा देखते थे, प्रॉफिट देखते थे, तो अफगान युद्ध से उनको कोई आर्थिक लाभ नहीं हुआ। और उतनी बड़ी फौज वहां रखना उनके लिए लंबे समय तक संभव नहीं था। इसलिए मितव्ययिता के लिए उसने अपने अधिकांश फौज को वापस भेज दिया भारत, और कुछ फौज जो है वहां रख दिया। ऐसे परिस्थिति में जो वहां के अफगानी थे वो शाह शुजा के गद्दी पर बैठने से नाखुश थे। क्यों? इसलिए क्योंकि ये अंग्रेजों का पिट्ठू बन गया था और वो चाहते थे कि कोई अंग्रेजों का पिट्ठू यहाँ का शासक नहीं बने। तो दोस्त मोहम्मद का जो बेटा था अकबर खां, वो जब सक्रिय हो तो सारे अफगानियों ने अपने मतभेद बुला करके साथ दे दिया। और उसके बाद जो ब्रिटिश फौज थी काबुल में, उस पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण में 2-3 लड़ाइयां होती हैं। उसके बाद उसमें लगभग 16,000 अंग्रेज मारे गए थे। सिर्फ एक व्यक्ति बचा था जो जलालाबाद आकर के खबर दिया कि मारा गया सबके सब। तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो ऑकलैंड को त्यागपत्र देना पड़ा गवर्नरी से, और कंपनी ने उसको वापस बुला लिया ब्रिटेन, और उसके जगह पर एलन बरो आया। ठीक है। तो एलन बरो जब आया इसके स्थान पर, तो एलन बरो ने इसका बदला लेने के लिए जो है वो
अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में उसने काबुल को बारूद से उड़ा दिया। और उसके बाद दोस्त मोहम्मद को अमीर बना दिया। ठीक है, तो एलन ब्रो जो आया तो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य ये था कि जो अंग्रेजों को अफगान युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और उसका जो उसके प्रभाव में जो कमी आई, आज तक अंग्रेज किसी शक्ति से हारे नहीं थे भारत में, तो ये पहला अवसर था कि हारे ही नहीं, बहुत बुरी तरीके से हारे। तो अगर अफगानियों के साथ पुनः युद्ध नहीं करता एलन ब्रो, तो उसका इंपैक्ट फिर कहां पड़ता? भारत के अंदरूनी भागों में पड़ता। तो इसलिए एलन ब्रो के लिए जरूरी था कि वो अफगान को पुनः जीते। तो इसीलिए एलन ब्रो जब आया तो उसने आक्रमण करवाया एक बड़ी फौज भेज करके। तो उसमें जो वहां का शासक था वो पराजित हुआ, लेकिन संपूर्ण अफगान पर कब्जा नहीं हुआ उसका। और खीस में आकर करके उसने काबुल, जो उसका हेडक्वार्टर था अफगानिस्तान का, उसको बारूद से उड़ा दिया। तो अफगानी डरे, लेकिन एलन ब्रो को भी डर था। तो इसलिए उसने किया क्या कि पूर्व का जो शासक था दोस्त मोहम्मद, उसको बुलाया कलकत्ते में, उसको गिरफ्तार कर लिया था उस पीरियड में, और उसको पुनः जो है वो शासक बना दिया और उससे समझौता किया कि अब अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे अफगानिस्तान में, आप स्वतंत्रता पूर्वक शासन कीजिए। तो इस प्रकार से प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का 1841 ईस्वी में, जो 38 में शुरू हुआ था घटना, वो 1841 ईस्वी में समाप्त हुआ। आप इसको तर्क के खातिर कह सकते हैं कि ये पीरियड कौन सा था? 1838 से लेकर के 1841 के बीच ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध चला। क्लियर? तो जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया कि अब जो दूसरी बारी आती है वो द्वितीय अफगान युद्ध नहीं, बल्कि निष्क्रियता का काल है ना, निष्क्रियता का काल। तो निष्क्रियता का काल में 3 गवर्नर जनरल आपको याद रखना है अपने पास। वो कौन कौन से 3 गवर्नर जनरल थे? तो उसमें सबसे पहला जो था वो लॉरेंस था। उसके बाद कौन था? मेयो था। उसके बाद कौन था? नॉर्थब्रुक था। इसका सबका काल हम पूर्व के बोर्ड पर लिख चुके हैं, यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, जब ये बना तो पुनः अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति थी, साथ ही साथ रूसी आक्रमण का भी इन लोगों को खतरा था, अंग्रेजों को खतरा नहीं था। वो लोग जान गए थे कि रूस आक्रमण नहीं करेगा। रणजीत सिंह का समय अब तो खत्म हो चुका था, रणजीत सिंह मर चुका था। तो मूलभूत जो था कि जो आपसी गृह युद्ध था, उस आपसी गृह युद्ध में जो है वो अफगानी लोग फंसे हुए थे। तो समय समय पर जो है लॉरेंस से भी मदद मांगी, मेयो से भी मदद मांगी, नॉर्थब्रुक से भी मदद मांगी, लेकिन इन सारे लोगों ने जो है मित्रता का दम तो भरा। मित्रता के हम आपके मित्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रता का दम भरा, परंतु हस्तक्षेप नहीं किया। यानी उनके बीच जो आपस के झगड़े थे वो हस्तक्षेप नहीं किया। ऐसा इसलिए कि इस पीरियड में, ये जो पीरियड था, यानी यहां से आप मान लीजिए 1863 से यहां खत्म कब हो रहा है? तो 1876। तो 1863 से 76 के बीच में अंग्रेजों ने निष्क्रियता की नीति का पालन किया। वहां के अमीर दोस्त मोहम्मद सहायता मांगता रहा, लेकिन इन लोगों ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इससे खतरा था कि दूसरा पक्ष रूस के पास चला जाएगा। रूस हस्तक्षेप नहीं कर रहा है,
लेकिन दूसरा पक्ष यदि रूस के पास चला गया तो और रूस तैयार हो गया तो ये बैठे बैठे मुसीबत मोल लेना है। इसलिए अंग्रेजों के लिए बेस्ट पॉलिसी ये है कि वो अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, इसको विश्राम कीजिए, फिर अगला बोल दीजिए। 63 में दोस्त मोहम्मद की मृत्यु होती है। तो इसके बाद उसका बेटा है शेर खां, ये अमीर बनता है। दोस्त मोहम्मद के जो है 16 बेटे थे, उसमें शेर खां को इसने बनाया। और दूसरा तिथि है 1876, इसमें लॉर्ड लीटन गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, और शेर खां जो है, जो रूसी प्रतिनिधि एक था, उसको बुलाया था ये, जिसका नाम था एस्कॉलिकॉफ। इससे समझौता कर लेता है। ठीक है, अब इस समझौते के प्रतिक्रिया स्वरूप लीटन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण में जो शेर खां था वो पराजित हो गया, और इसके स्थान पर इसी का भाई था याकूब खां, वो अगला अमीर बना। और इस याकूब खां के साथ अंग्रेजों ने 26 मई 1879 ईस्वी को 26 मई 1879 ईस्वी को गंडमक की संधि की। ये ऑब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंडमक की संधि जो है किसके बीच हुआ और कब हुआ। इतना छोटा चीज है कि आमतौर पे लोग भूल जाता है। ठीक है, अब देखिए कि द्वितीय अफगान युद्ध का क्या कारण था या क्या पृष्ठभूमि थी। तो जो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था, वहां तक जो हस्तक्षेप की जो नीति थी वो अंग्रेजों के लिए ठीक थी, लेकिन इसी बीच रूस जो था मर्व पर अधिकार कर चुका था। मर्व जो था वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ एक बॉर्डर एरिया था, और उस पर अधिकार हो जाने से रूस का अफगानिस्तान में हस्तक्षेप होने की संभावना काफी बढ़ गई। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इसके वजह से उसकी गवर्नरशिप चली गई और लॉर्ड लीटन को अगला गवर्नर जनरल बना करके या वायसराय बना करके भेजा गया। तो हर व्यक्ति का एक अलग महत्वाकांक्षा होता है। एक तो परिस्थितियां भी लॉर्ड लीटन के अनुकूल थी कि अब ब्रिटेन इस बात के लिए इच्छुक हो गया था कि अफगानिस्तान के प्रति जो निष्क्रियता की नीति है उसको तोड़ा जाए, क्योंकि रूस मर्व तक पहुंच चुका है। दूसरा, लीटन का जो व्यक्तित्व था वो भी काफी आक्रमणकारी था, वो अपने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो दोनों चीजें साथ साथ मिल गई। इसलिए लीटन जब आया तो जो 63 से 76 तक
जो आइसोलेशन पॉलिसी अंग्रेज अपनाए हुए थे उसको त्याग दिया। और ऐसी परिस्थिति में जो अफगानिस्तान का मामला था वो भी युद्ध के अनुकूल हो गया। कैसे? तो उसको देखिए आप कि 63 में जब दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हुई तो दोस्त मोहम्मद को 16 बेटा था। कितना? 60। दोस्त मोहम्मद खुद अपने बड़े पुत्र शेर खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, इसलिए शेर खां अफगानिस्तान का अमीर दोस्त मोहम्मद के मरने के बाद बन तो गया, लेकिन जो उसके अन्य 15 भाई थे उसके प्रबल प्रतिद्वंदी थे। यानी अब अफगानिस्तान पूरी तरीके से जो है वो एक गृह युद्ध के का रंगमंच तैयार हो चुका था और काफी परेशान था शेर खां। ऐसी परिस्थिति में 76 में लिटन जब गौर निर्माण करके आया तो अपने गृह युद्ध की समस्याओं को के समाधान के लिए जो शेर खां था वो रूसी प्रतिनिधि एस्कॉलिकॉव से समझौता कर लिया कि हम पर कोई आक्रमण अगर होगा तो आप साथ दीजिएगा। लेकिन एस्कॉलिकॉव के साथ जो समझौता हुआ इससे लॉर्ड लिटन यानी अंग्रेज बिगड़ गए कि ये तो रूसियों का एकदम प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है अफगानिस्तान में। तो उसने डिमांड किया सबसे पहले कि तुम जो समझौता कर लियो गलत है, अब काबुल के स्थान पर ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। अगर शेर खां लॉर्ड लिटन के इस प्रस्ताव को मान लेता कि ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा तब तो युद्ध नहीं होता, लेकिन शेर खां ने पहले एस्कॉलिकॉव से समझौता कर चुका था तो फिर ब्रिटिश रेजिडेंट रखता कैसे हो? तो इसलिए उसने इनकार कर दिया और लिटन के इस प्रस्ताव का इनकार करना लिटन के लिए युद्ध का कारण बन गया। इसलिए लिटन ने आक्रमण कर दिया जिसमें शेर खां पराजित हुआ और पराजित होकर के जब भाग गया तो उसके भाई याकूब खां को जो है वो अगला अमीर बना दिया और याकूब खां के साथ गणमक की संधि कर दी। तो गणमक की जो संधि होती है उस संधि में अफगानियों को पूरी तरीके से जो है वो निशक्त कर दिया गया और रूस इस समय मदद करने के लिए नहीं आया था। तो ऐसी परिस्थिति में गणमक की संधि जो थी वो एक तरीके से आप मानिए कि अफगानियों के लिए अपमानजनक संधि थी। उसमें कुछ सुन लीजिए, जैसे विदेश नीति का संचालन अफगानी नहीं करेंगे, अंग्रेज करेगा, बस उनका पहला शर्त था। दूसरा, काबुल में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहेगा। तीसरा कि खुर्रम, खैबर और मिंचीनी जो दर्रा है वो अंग्रेजों के कब्जा में आ जाएगा। जब खैबर दर्रा अभी भी पूर्व में बताया पहले कि जिसका कब्जा होगा उसी का पूरा अफगानिस्तान होगा। और चौथा कि इसके बदले में 6 लाख रुपया जो है वो वार्षिक अंग्रेज को देंगे। कौन? वहां के अमीर जो रिजेंट रहेगा। तो अफगानी इसको कहां बर्दाश्त करने वाले थे, इसलिए पुनः वही हुआ कि गणमक के संधि के विरोध में वहां के अफगानियों ने पुनः विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को मार के भगा दिया। अब देखिए कि असल रिलेशंस जो है वो यहीं तक है। इसके बाद जो तृतीय अफगान युद्ध है वो काफी महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। जो तृतीय अफगान युद्ध है इसको आप मान करके चलिए अगर पीरियड के खातिर तो 1884 से लेकर करके 1921 ईस्वी तक इसको मानिए, ठीक है। और इसमें क्या क्या हुआ, जो घटनाएं घटी, जैसे 84 में जो घटना घटी कि रूसियों ने अफगानिस्तान के समीप जो है मर्व पर अधिकार कर लिया पुनः। अब मर्व पर अधिकार कर लिया तो इसमें डफरिन जो उस समय का शासक था अफगानिस्तान का, अब्दुल रहमान, फिर याकूब को भी हटा दिया अंग्रेजों ने। तो अब्दुल रहमान जब शासक बना तो उसको कहा कि देखो तुम अंग्रेजों के साथ इस बात का समझौता कर लो कि जुल्फिकार दर्रे पर अधिकार रहेगा किसका? अफगानियों का। तो रूस तैयार हो गए इस पर कि ठीक है, जुल्फिकार दर्रा पर हम अफगानियों के कब्जे को मान लेते हैं। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय साम्राज्य सुरक्षित हो गया अंग्रेजों का। तो उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि
रूस जो है अंदर में नहीं आया। तो जुल्फिकार दर्रे पर जब कब्जा हो गया तो फिर जो है वो अंग्रेजों का अंग्रेज निश्चित हो गए कि अब रूसियों का कब्जा नहीं होगा। फिर उसके बाद करजन का समय आया तो मित्रवत संबंध था, उसके बाद हार्डिंग का समय आया तो मित्रवत संबंध था। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय इन अफगानियों ने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था। और जो आप दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है, तो जो गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेजों ने बनाया था वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जिन लोगों ने भाग लिया था ब्रिटिशों के फेवर में, उनके नाम उस पर अंकित है। इसलिए उसमें से अधिकांश नाम अफगानियों के जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। और उसी के आगे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के युद्ध के विजय की स्मृति में जो है वो अमर जवान ज्योति जलवाया था, जो आज तक जल रहा है, जिसको मतलब के स्थानांतरित करने की बात वर्तमान सरकार ने की और विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो वो सब चीज खत्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जो इंडिया गेट है जो दिल्ली में है, वो इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अफगानियों का साथ मिला था अंग्रेजों को, उसमें जो विजय मिली थी उसकी स्मृति में बनाया गया। वो हमारा नेशनल मोन्यूमेंट नहीं है। नेशनल मोन्यूमेंट उसके आगे जो अमर जवान ज्योति है वो जो जलता है वो हमारा आज़ादी के बाद बनाया गया था। क्लियर? तो ये था सारांश, ये कि अभी तक हम लोगों ने जितना विस्तार से एंग्लो अफगान रिलेशंस पढ़ा उसमें एक बात साबित हो गई कि यही वो क्षेत्र था जो आरंभ से ही विदेशी शक्तियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र था, और आज भी ये क्षेत्र विदेशी शक्तियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अगले क्लास में हम लोग एंग्लो सिविल रिलेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।